हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट करी थी, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जो कि बात करता है कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। यानी 2024 के बाद, इलेक्शंस तो अब हो चुके हैं, तो 2024 से क्या पाकिस्तान का फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा, क्या पाकिस्तान एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। बहुत तरह की अटकलें, बहुत तरह के ओपिनियंस लोगों ने अपने दे रखे हैं। तो एग्जैक्टली क्या है ये हम यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए आप भी इस वीडियो को देखिए मेरे साथ और फिर हम इसके बारे में मिलकर डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आखिरकार अपनी मुद्दत गुजारने के एक लंबे 2 साल इंतज़ार और कई खदशात के बाद इलेक्शन 2024 8 फरवरी को अख्ताम को पहुंचा। लेकिन वो अलग बात है कि अब तक ना सिर्फ वोटर्स बल्कि कैंडिडेट भी इलेक्शन कमीशन के नताइज के इंतज़ार में बाहर डेरे डाले बैठे हैं। 2018 में बनने वाली इस हुकूमत ने इतने उतार चढ़ाव देखे, हुकूमतों की रदल बदल देखी, सियासतदानों के ज़मीर बिकते देखे, ऐसे ऐसे वाक़यात, अनहोनियाँ, जुल्म व बर्बरियत, कत्ल व गारत, नाइंसाफ़ी, उलमाए सू की खामोशी, रियासत का अंधा कानून, बिकाऊ मीडिया, कलम फरोश सहाफ़ियों, करप्ट सियासतदानों, एस्टेब्लिशमेंट की मनमानियों के साथ ये 7 सालों का तवील पॉलिटिकल दौर 70 सालों जितना लंबा महसूस होता है। एक मिसाल आप सब ने सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मिसाल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पर इसके इलेक्शन प्रोसेस के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर देर हो या सवेर, यहाँ पर जीतने वाले की अगर ऊपर बात हो चुकी है तो इसे नींद की गोलियाँ खाकर सो जाना चाहिए और अब बस ख्वाब के अंदर वो खुद को मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तस्वुर करके इस ख्वाब के मज़े ले जो कि अब हकीकत बनने वाले हैं। इलेक्शन 2024 से पहले की सूरत हाल पर तबसरा करके वक्त ज़ाया करने के बजाय सीधा मौजूदा हालात यानी मुद्दे की बात पर आते हैं। इस इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ का मुकाबला बाकी तमाम मुल्क की सियासी जमातों, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के साथ है। और इस वक्त ये सब मिलकर भी एक ऐसे शख्स और इसकी पार्टी को नहीं हटा सके जिस शख्स ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली बार हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। इस शख्स ने अपने लोगों को शऊर दिया कि तुम अभी भी अमेरिकन कॉलोनी के अंदर रहते हो, ना कि पाकिस्तान में। तुम्हारी गैर मौजूदगी के अंदर कोई और शख्स इस बात को यकीनी बनाता है कि अमेरिकन के मफादात पर कोई समझौता ना हो। इस शख्स ने गली मोहल्ले के अंदर रहने वाले सब्जी फरोश, एक चाय वाले और एक अमीर तरीन ताजिर को यह शऊर दिया कि तुम्हारे वसाइल के अंदर कमी नहीं है, बल्कि ये अशराफियाँ हैं जो कि सिर्फ 1% होकर भी तुम्हारे मुल्क की दौलत को लूट लूट कर खा गई है और बाकी बची दौलत को अपने बैरून मुल्क जायदादें बनाने के अंदर अभी भी उड़ा रही है। वो कहता है कि एक अमेरिकन शख्स की भी जान इतना ही कीमती है जितना मेरे लोगों की है, लिहाजा मैं अपने मुल्क पर कभी भी ड्रोन हमले नहीं करने दूंगा। वो कहता है कि ताकतवर को भी इसी कानून के नीचे लाऊंगा जिसके नीचे गरीब को गुजरना पड़ता है। और वो कहता है कि कोई शख्स भी इलाज से महरूम ना हो, कोई शख्स भी भूखा ना सोए, मेरी कौम का कोई भी शख्स कैंसर से ना मरे, कोई भी तालीम से महरूम ना रह जाए। वो कहता है कि खुददार बनो, अगर अपने कल्चर की इज्जत करोगे तो ही दुनिया तुम्हारी असल मानों के अंदर इज्जत करेगी। आज़ाद फैसले करो, इकबाल के शाहीन बनो ताकि दुनिया तुम्हारी सही मानों के अंदर इज्जत करे। इस इतने संगीन जुर्म की शख्स को इतनी बड़ी सज़ा दी गई है कि आज वो शख्स अडियाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 के नाम से मौजूद है, जिस पर कौमी मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले साइफर, जिसे खुफिया कोडिंग लेटर भी कहते हैं, और 2 मुल्कों की हुकूमतें इसे सफारती तौर पर आपस में बातचीत के लिए और पैगाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे लीक करने, तोशा खाना में कीमती घड़ी ना जमा करवाने और इद्दत में निकाह जैसे घटिया इल्जामात पर तकरीबन 30 साल की सजा सुना दी गई है। और इसकी पार्टी को तोड़ा गया, इसके कारकुनों, लीडरों को उठाकर जेल के अंदर डाला गया, इनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, इनसे पार्टी का निशान छीन लिया गया, इसे घर वालों की गिरफ्तारी से डराया गया, स्कैंडल बनाए गए। लेकिन वो कहता है कि ना तो मैं डील करूंगा ना बाहर भागूंगा, क्योंकि मेरे लिए गुलामी से बेहतर है मौत। मेरे करीबी सोर्स के मुताबिक इमरान खान ने खुद जेल जाना इसलिए पसंद किया क्योंकि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि इनकी जान को शदीद खतरा है। अगर वो इन हालात के अंदर जेल ना जाते तो शायद इनको किसी भी वक्त कत्ल करवा दिया जाता, जैसे कुछ ही अरसा पहले इनको वजीराबाद के अंदर एक शूटर ने कत्ल करने के लिए फायर किए, लेकिन वो मौजाना तौर पर बच गए। ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिनसे आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। जबकि इसके ऑपोजिट साइड पर हम देखते हैं कि मुल्क को लूट कर बाहर जायदादें बनाने वाले आज मुल्क के हीरो बनकर वापस आ रहे हैं, जिनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, ईदें बाहर, बस वो सियासत करने पाकिस्तान के अंदर आते हैं। अब तक की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता 50% से ज़्यादा नतीजों के मुताबिक PTI के आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त हर जगह पर एक वाज़ेह अक्सरियत से लीड कर रहे हैं।
यहाँ तक कि KPK और पंजाब के अंदर इनकी वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है, जबकि दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तीसरा नंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई मजबूत हालत के अंदर जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी पार्टी इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सकी कि एक मजबूत हुकूमत बना सके, एक ऐसी हुकूमत जो कि मांगे तांगे के लोगों की बजाय या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से इलाक़ किए बगैर अपने फैसले खुद कर सके। और अगर एक बार फिर से ये लूली लंगड़ी हुकूमत बना दी जाती है तो इसका फिर से वही हाल होगा जो कि पिछले 75 सालों से होता आ रहा है, यानी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। जो पॉलिटिकल पार्टी भी किसी दूसरी पार्टी के साथ इलाक़ करती है तो जाहिर है कि इसे वजारतें भी देगी और मशावरत के अंदर भी शामिल करेगी, और इसे राज़ी करने के चक्कर के अंदर कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो कि इसने अपने मंशूर या इलेक्शन से पहले अपने वोटर्स को डिलीवर करने का वादा किया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी मेजॉरिटी मिलने के बावजूद भी अगर ये पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर नहीं कर पाती तो अगली बार इलेक्शंस के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी इंतहाई कम हो जाएगी। अगर PTI की मिसाल लें तो इनके लीडर ने अपनी पार्टी की बुनियाद ही इन दो मरूसी सियासत की पार्टीज यानी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनकी करप्ट लीडरशिप के खिलाफ कैंपेन करके शुरू की थी। सो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इन दोनों में से ये किसी एक पार्टी के साथ इलाक़ करके फेडरल के अंदर अपनी हुकूमत बनाने का सोचें, वरना इनका अपना ही वोटर इनसे बदजन होकर कहेगा कि अगर ऐसा ही करना था तो PDM हुकूमत के अंदर क्या बुराई थी। दूसरी बात, अगर ये दोनों पार्टीज यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर अगर वफाक के अंदर हुकूमत बनाती हैं तो PTI अपोजिशन के अंदर जाना बेहतर समझेगी, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मुझे बैसाखियों की हुकूमत की ज़रूरत नहीं बल्कि खुद मुख्तार हुकूमत और इसका मैंडेट कबूल है, वरना ऐसी हुकूमत से ना होना बेहतर है। अब हुकूमत बनाने के लिए इन दोनों पार्टीज ने मिलकर PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के ज़मीर की मंडियां भी लगानी है, अरबों रुपए के पैसों के बैग पहुंचाना बाकी हैं, जोड़ तोड़ शुरू होगी और कई नामी सियासतदान अपने ज़मीर का सौदा करके 5 साल के लिए इतना माल कमा लेंगे कि पूरी उम्र बैठ कर खाएं। अगर इस तरह से वफाक के अंदर इन दो पार्टीज़ की हुकूमत बनती है तो ये इंतहाई कमज़ोर हुकूमत होगी, ये आलमी एतमाद को हासिल नहीं कर सकेगी, जिसका मतलब है कि दुनिया आपके मुल्क के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से डरेगी, नए कारोबार नहीं आएंगे, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, जिसका सीधा सीधा असर आम इंसान की ज़िंदगी पर होगा, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई का इससे भी बड़ा तूफान आएगा। बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल, खाना पीना सब कुछ मज़ीद महंगा होगा। और यकीन करें कि इस महंगाई ने अवाम की जो कमर तोड़ रखी है, अगर इससे ज़्यादा महंगाई होती है और अवाम सड़कों पर निकल आती है तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क की मजबूती की पहली शर्त होती है और ये सिर्फ और सिर्फ आती है साफ और शफाफ इलेक्शन से। मेरे तज्जिए के मुताबिक अगर मौजूदा हालात के अंदर अगर ये दो पार्टीज हुकूमत बनाती हैं तो ऐसी हुकूमत मुश्किल से मुश्किल 6 महीने निकाल पाएगी, और अगर इसको लंबा खींच भी लिया जाए तो मैक्सिमम 2 से 2.5 साल, जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, यानी एक बार फिर से वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इमरान खान के दौर के अंदर इलेक्शन के इस प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया गया था, गैर मुल्कियों को जो कि 1 करोड़ के करीब हैं वोट का हक दिया गया था, लेकिन इस सब को बदल दिया गया। और आज 2024 के अंदर सूरत हाल ये है कि हम पिछले 75 साल के दौर के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद हम स्टाफ, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग, तनख्वाहों पर आवाम का अरबों रुपए का टैक्स ज़ाया करते हैं, जबकि इसकी बजाय यूरोप और अमेरिका के अंदर और इवन के हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी सिर्फ एक शख्स अपना डिजिटल मशीन से अंगूठा लगाकर अपना वोट कास्ट करके घर आ जाता है। ना कोई शख्स धांधली का इल्ज़ाम लगाता है और ना इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर। एक बार फिर से धांधली का शोर है, एक बार फिर से नताइज बदले जा रहे हैं, रातों रात सिस्टम बिठा दिया गया है, कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके भी पूरे दिन नेटवर्क को और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, और लोग फिर भी पूरी उम्मीद है कि उनके मैंडेट को तस्लीम किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमने आज तक एक ऐसे कुएं के अंदर जो कि पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक कुत्ता गिरकर मर गया है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स पानी नहीं पी सकता और ये पूरे का पूरा कुआं नापाक हो गया है। सो इस कुएं को पाक करने के लिए हम इसके अंदर से पानी के डोल निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन असल मसला तो इसके अंदर अभी तक मौजूद है कि कुत्ते को बाहर निकालना ज़रूरी है। अब इस मिसाल के अंदर कुआं दरअसल हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जबकि ये कुत्ता जो कि मरा हुआ इसके अंदर मौजूद है, ये इस मुल्क का बुनियादी करप्ट निज़ाम या फिर इसका करप्ट टोला है, जिसको निकाले बगैर इस मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। और जिसने भी पिछले 75 सालों के अंदर इस कुत्ते को निकालने की कोशिश की उसको निशाने इबरत बना दिया गया। देखिए, हम जब तक मसले की जड़ को नहीं समझेंगे हम हमेशा टाइम के साथ साथ निज़ाम को नहीं बल्कि सिर्फ चेहरों को बदलता देखेंगे, जो कि इस बार भी हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसका हल क्या है। जवाब बहुत ही सीधा है और इसका जवाब है कि इनकलाब। मैं एक शेर के साथ इसका जवाब देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि लगी है सदा फिर एक बार के सरदार बदलेगा, फ़िरौनी सल्तनत का एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को ख़ुद पर जबर सहने की आदत हो, जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो,
वहाँ कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। वाह, तो एक्चुअली जो इन्होंने बोला ये एक्चुअली मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ इमरान खान के वीडियोस पे भी रिएक्ट करा है। मैं देखती हूँ पाकिस्तान की जनता का, पाकिस्तान की आवाम का एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक वो बेसिकली अटैच्ड कॉर्नर है इमरान खान के साथ, और जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और मुझे लगता है कि शायद इमरान खान की हुकूमत में चीज़ें अच्छी भी थी फ़िलहाल जो हालात पाकिस्तान के हुए हैं, और कंट्री का एक लीडर जो कि पूरी कंट्री लीड करता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग चलती है। और अगर इस तरह से करप्शंस होते रहे, जैसे पाकिस्तान की जनता ने खुद चूज करा है, डेमोक्रेटिक वे में होके उसे आगे आके वोट्स दिए हैं। अगर आप इस समय पाकिस्तान की जनता से आप वोट्स मांगेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जनता जो है वो इस समय इमरान खान को ही अपना प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेगी। मगर वहाँ पे चीज़ें फ़िलहाल कुछ और चल रही हैं। ये जो करप्शन लाया जा रहा है, ये जो पाकिस्तानी पावर है, ये जो ओवर पावर कर रही है वहाँ की डेमोक्रेसी के ऊपर, दिस इज़ नॉट करेक्ट। एंड इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देखती हूँ कि अगर आपने इलेक्शंस करवा रहे हो, जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्ट होता है, जहाँ पे पीपल्स राइट होता है, वहाँ पे अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो फिर उसको पब्लिकली इलेक्शन कराने का मुझे नहीं समझ में आता कि कोई भी मतलब होता है। और अगर हम बात करें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका इंडिया है। इवन इंडिया में भी हमने बहुत डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग चैलेंजेस देखे होंगे, बट करंटली पीएम मोदी इज अ काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए हर कंट्री में आज इंडिया जो भी ग्रो हो रहा है, जितना ज़्यादा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, आई एम श्योर आप में से मुझसे बहुत ज़्यादा लोग एग्री करेंगे। भले ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, किसी भी कंट्री में देख रहा हो, मगर हर कोई एग्री करेगा द काइंड ऑफ वर्क ही डज, द काइंड ऑफ मोमेंटम ही हैज़, द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम पीपल जो इस समय उनके पास है, वो शायद दुनिया में कहीं पे भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। एंड दिस इज द रीजन वाई इंडिया इज ग्रोइंग। सो सिमिलर पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है। द ओनली थिंग इज कि वहां की जनता को फिलहाल एक साथ आना होगा और ये बताना होगा कि जो वो जिनको वो देख रहे हैं लीडर के तौर पे, या जिनको वो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ उस लीडर के आने से उनकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, आई थिंक वो एक ओपन थॉट लेके, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आप वो थॉट लेके आ सकते हैं। और वहाँ की जब जनता एक साथ ही काम करेगी तो मुझे लगता है कि जो लोग पावर्स में भी हैं, क्योंकि उनकी पावर एप्लीकेबल नहीं होगी, तब शायद ये चीज़ें प्ले में आ सकती हैं। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट आई विश ऑल द बेस्ट। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ थे, बट आपका इस पे क्या कहना है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो और रिएक्शन अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।